एवरीवन, आज हम लोग ग्रामर का एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है द सेंटेंस। उसके पहले वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट यू मे फेस द प्रॉब्लम ऑफ साउंड। आप वॉल्यूम से रिलेटेड जो है साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हो बिकॉज आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो थ्रू द माइक। सो बिना माइक का ही रिकॉर्ड हो रहा है और कैमरा जो है वो दूर है, मोबाइल से वो दूर है, तो आपको साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। सो काइंडली यूज अ हेडफोन। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। सो आज का लेसन क्या है? द सेंटेंस। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेंटेंस is a group of words which makes a complete sense। कि सेंटेंस कौन होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो क्या करेगा? एक कंप्लीट सेंस बताएगा। इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जो कुछ भी हम लोग डे टू डे बोलते हैं, दे आर नॉट ऑल द सेंटेंसेस। तो वो सारे के सारे उसमें से सेंटेंस नहीं होते हैं। उसमें से बहुत कम ही है जिसका एक सेंस होता है, जिसका एक मीनिंग होता है। और जिसका मीनिंग निकलेगा, जिसका अर्थ होगा, एक कंप्लीट सेंस होगा, अर्थ नहीं, एक कंप्लीट सेंस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। सो सेंटेंस क्या था? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस हम लोग को देता है। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हम बोले ऑन द मोबाइल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, आप और क्या कर सकते हो? इन द बैग, इन द बैग। आप और क्या कर सकते हो? रनिंग व्हीकल, रनिंग व्हीकल। तो इन सारे अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एक सेंटेंस, अकेला वर्ड कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। अ सिंगल वर्ड कैन नॉट बी अ सेंटेंस। उसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। सो टू बिकम अ सेंटेंस इट मस्ट व्हाट इट हैज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस को होने के लिए कम से कम तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही चाहिए। कम से कम तो एटलीस्ट 2 वर्ड होने चाहिए और उस 2 वर्ड का एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सो एज वी कैन सी दैट ऑल हैव द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कि सब में जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। ऑन द मोबाइल, मोबाइल पे क्या सेंस नहीं निकल रहा। ऑन द टेबल, टेबल पर, इसका भी कोई सेंस नहीं। इन द बैग, बैग में, इसका भी कोई सेंस नहीं है। सेंस है इन द बैग, सेंस तो इसका है कि बैग में, बट कंप्लीट सेंस नहीं है कि बैग में क्या है। बैग में कॉपी है, पेन्स है, बुक्स है। ऐसे नहीं बैग खाली है क्योंकि आप स्कूल अभी नहीं जा रहे। सो रनिंग व्हीकल, रनिंग व्हीकल मींस दौड़ता हुआ गाड़ी। गाड़ी दौड़ नहीं सकता है। चलता हुआ गाड़ी, चलता हुआ गाड़ी का क्या मतलब? अर्थ है बट कंप्लीट सेंस नहीं है कि जिसने लिखा है या ये जो इस बात को कह रहा है कि व्हाट ही और शी वांट्स टू से, कि वो जो है वो कहना क्या चाहता है। तो ये सारे के सारे जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हुए भी, एक सेंस देते हुए भी सेंटेंस नहीं होंगे। तो फिर सेंटेंस कौन होगा? जैसे आई एम watching I am watching Tanhaji on the mobile. In the same way, my copies are in the bag. अगर हम इस सेंटेंस को देखिए, आई एम वॉचिंग तानाजी ऑन द मोबाइल, माई कॉपीज आर इन द बैग। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बहुत सारे हैं, भर भर के इसमें है और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। क्या ये कहना चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो क्या देख रहा हूँ? तानाजी मूवी देख रहा हूँ मोबाइल पे। दूसरा क्या है? माई कॉपीज आर इन द बैग, कि मेरे जो कॉपी है वो कहाँ है? बैग में है। सो इन दोनों का एक कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। तो ये हमारा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। और ये सारे सेंस होते हुए भी सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, सेंटेंस नहीं होंगे।
Why? Because these are not giving a complete sense. These are giving the sense but not complete sense. So pause the video and note it down. Okay, so अब हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंस के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अगर हम लोग पहले वाले सेंटेंस में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट द सेंटेंस, दीज आर ओनली कंटेन्स अ सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। क्योंकि जो पहले 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं इसमें ना तो कोई कंप्लीट सेंस है और ना ही इसमें सब्जेक्ट है। और हम लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस होने के लिए एक सेंटेंस की खासियत क्या क्या हो सकता है। ओके, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी गेस कीजिए till I am just erase it. So, अब हम लोग सेंटेंस के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालेंगे। So, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि a sentence starts with a capital लेटर। एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट वन है इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, a mark of interrogation or a mark of exclamation। So, एक सेंटेंस जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और एंड्स किससे होगा? या तो फिर वो फुल स्टॉप से, या फिर मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन से, या फिर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से। मार्क ऑफ फुल स्टॉप एज यू कैन सी लाइक दिस वन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन एज लाइक दिस वन, एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज लाइक दिस वन, एंड मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इज लाइक दिस। तो एक सेंटेंस को होने के लिए हमको क्या पता चला कि उसमें एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और एंड किससे होना चाहिए? या तो फुल स्टॉप से एंड हो, या तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन से एंड हो, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो। तो एक सेंटेंस अगर सपोज को इफ आई राइट लाइक दैट टिंकू इज अ स्टूडेंट, एंड इफ आई आस्क यू दैट इज इट ए सेंटेंस, कि क्या ये सेंटेंस है, तो आप देखो इसको कि डज इट कंटेन्स एंडिंग मार्क, कि क्या ये एंडिंग मार्क से खत्म हो रहा है? तो नो, ना ही इसके पास फुल स्टॉप है, ना ही इसके पास मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, और ना ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इट डज नॉट कंटेन एनी मार्क्स और एनी क्लोजिंग मार्क्स। आप कर सकते हैं क्लोजिंग मार्क्स क्या होता है? क्लोजिंग मार्क्स मतलब फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे जो है क्लोजिंग मार्क्स है। क्लोजिंग मार्क क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस को क्लोज करता है। इस तीनों में से कोई भी मार्क नहीं है, तो चलिए इसमें से हम एक मार्क दे देते हैं फुल स्टॉप। नाउ इट इज द सेंटेंस? नो, इट स्टिल नॉट अ सेंटेंस। एक फुल स्टॉप देने के बावजूद भी ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट इरेज इट एंड राइट लाइक दिस वन। अब क्या ये सेंटेंस है? हाँ, अब ये बिल्कुल एक सेंटेंस है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ मीनिंग, इसमें एक मीनिंग भी है, वो भी कंप्लीट मीनिंग है। उसके अलावा इसका जो स्टार्टिंग लेटर है कैपिटल लेटर है, एंड इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ फुल स्टॉप। और ये जो है वो किससे खत्म हो रहा है? सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा क्या होगा हमारा? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। तो एक सेंटेंस के बारे में हमने दो चीज़ और एक्स्ट्रा जान ली। क्या जाना कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंड किससे हो गया? तो फुल स्टॉप से, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। वन थिंग मोर इज दैट a sentence contains a verb. In fact,
verb is the heart of a sentence। कि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर वो वर्ब नहीं होगा, सपोज करो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बिकॉज वर्ब क्या है, सेंटेंस का हार्ट होता है। तो अगर हार्ट ही नहीं है तो इंसान तो डेड हो जाएगा, और अगर इंसान डेड हो गया तो फिर वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। तो इंसान भी जिस तरह से मर जाने के बाद नॉन लिविंग थिंग हो जाता है, इन द सेम वे सेंटेंस में भी अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। बट देयर इज अ क्वेश्चन, इफ इट कंटेन्स ओनली अ वर्ब, कि क्या सिर्फ एक वर्ब हो जाने से क्या वो सेंटेंस हो जाएगा? द आंसर इज नो, इट स्टिल कंटेन्स अ कंप्लीट सेंस। एक वर्ब आ जाने से सिर्फ ये सेंटेंस नहीं बन जाएगा। जैसे अगर सपोज करो इफ आई किल any, I don't want to kill anything, but if you think that you have killed a tiger, कि आपने एक टाइगर को मार दिया, and you have just taken the heart of the tiger, कि आपने उस टाइगर के हार्ट को निकाल लिया, तो what the heart that contains in your hand is a tiger? The answer is no. In the same way कि अगर कोई सेंटेंस है, सिर्फ अगर हम उसमें वर्ब लिख देंगे तो क्या वो सेंटेंस होगा? नहीं होगा। पूरा का पूरा उसमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, तब जा करके वो क्या होगा? आपका एक सेंटेंस होगा। तो किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए जो है कम से कम क्या चाहिए हम लोगों को? एक सेंटेंस में बनने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। तो अभी तक हम लोग सेंटेंस के बारे में क्या जान चुके हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, के कंप्लीट सेंस देना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा कि इंड्स जो इसके एंडिंग मार्क है वो क्या क्या होने चाहिए? या तो फुल स्टॉप से ये लास्ट हो, या तो मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन से लास्ट हो, या तो फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से लास्ट हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मार्क मिसिंग होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। उसके सेंटेंस होने पे देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, उसके सेंटेंस होने पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो इन सारे 3 पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस कहने का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, तो बेसिकली एक सेंटेंस के 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। बट हम लोग 4 लेकर के चलेंगे, और वो 4 कौन कौन है उसका एक हम लोग फ्लो चार्ट बना लें पहले। उसमें जो हमारे पास फर्स्ट वन होगा वो होगा सब्जेक्ट, जो सेकंड वन है वो है प्रेडिकेट, जो थर्ड वन है वो है ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज complement। And we further divide object as direct object, indirect object। So elements of a sentence मतलब parts of a sentence। तो एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? बेसिकली तो 2 ही पार्ट होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे 4 पढ़ेंगे। इसमें से सबसे फर्स्ट मेरा कौन है? सब्जेक्ट, नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। वी फर्दर डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को भी 2 भाग में बांट देते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? सब्जेक्ट। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सो अगर हम सब्जेक्ट बोलेंगे तो आप लोग बोलोगे कि सर नाउन, प्रोनाउन, आई, वी, दे। यस, वेरी गुड, ये सारे के सारे। बट हाउ कैन डिफाइन इट? वी कैन से व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस that tells what the sentence is about। सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। इफ आई राइट ऑनलाइन स्टडी इज going very well, so if I ask that what
the part of the sentence that is what the sentence is about. So if I ask you that what the sentence is about, कि sentence जो है वो किसके बारे में है, you will definitely answer me that the sentence is about the online study. अगर हम आपसे पूछे कि sentence किसके बारे में है, तो आप अगर पढ़ोगे that online study is going very well, online study is going very well, तो ये sentence किसके बारे में है, ऑनलाइन स्टडी के बारे में. तो मेरा जो ऑनलाइन स्टडी है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. तो सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताए कि सेंटेंस किसके बारे में है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट. और उस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे. जिस तरह से इसमें अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टडी इज गोइंग वेरी वेल. तो अगर हम आपसे पूछें ये सेंटेंस किसके बारे में है, तो आप क्या कहोगे कि ऑनलाइन स्टडी के बारे में. इन द सेम वे अगर हम आपको कहें दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव. नाउ टेल मी यू दैट द सेंटेंस इज अबाउट व्हाट. आप हमको ये बताओ कि सेंटेंस किसके बारे में है. आप देखोगे तो किसके बारे में है, दिस बुक के बारे में है. किसके बारे में, दिस बुक के बारे में. तो ये जो दिस बुक है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताया कि सेंटेंस किसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. इन द सेम वे अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस में देखेंगे तो मेरा जो ये पार्ट था और जो मेरा ये पार्ट है, ये दोनों का दोनों ये बता रहा है कि सेंटेंस किसके बारे में है. तो फर्स्ट में ऑनलाइन स्टडी के बारे में है और नेक्स्ट में दिस बुक के बारे में. यू ऑल्सो नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ हम लोग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे. सो इसके बारे में थोड़ा हम लोग और डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, कि एक सब्जेक्ट जो होता है, अ सब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे. आप कह सकते हो कि अ सब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस और एट द स्टार्टिंग ऑफ. नाउ अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे. डिटेल्स में ये देखेंगे हम लोग कि जो सब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. जैसे आप कह सकते हो संतोष stood in a corner of the room. अगर लिखा हुआ है संतोष stood in a corner of the room, तो जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है यूजुअली कहाँ आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस कहाँ आया है, सब्जेक्ट कहाँ आया है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में आया है. और अगर हम सेंटेंस से ये पूछे इफ वी आस्क अ क्वेश्चन टू द सेंटेंस दैट व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में है, क्या सेंटेंस कॉर्नर के बारे में है, क्या सेंटेंस रूम के बारे में है, क्या सेंटेंस स्टूड के बारे में है. द आंसर इज नो. द सेंटेंस इज नॉट अबाउट ऑल दिस पार्ट्स. सेंटेंस इज अबाउट संतोष, कि वेयर द संतोष हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इस कॉर्नर रूम के कॉर्नर में कौन खड़ा है, तो संतोष. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, संतोष के बारे में है, ना कि कॉर्नर और रूम के बारे में. सो व्हाट द फर्स्ट वी हैव लर्न्ड दैट सब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द predicate or at the beginning of at the starting of a sentence ज़्यादा अच्छा होगा, और at the starting of a sentence. एक सब्जेक्ट जो है यूजुअली कहाँ, subject is usually a subject is usually placed before the predicate or at the starting of a sentence. ये जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट,
A subject is usually placed before the predicate or at the starting of a sentence. कि जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. Now the question is that can a subject placed at the end of the sentence? कि क्या एक सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड में आ सकता है? The answer is yes. How? Let us see. We can write the same sentence. The subject will be at the end, as in a corner of the room stood Santosh. So what? In a corner of the room stood Santosh. कि रूम के कॉर्नर में कौन खड़ा है? तो संतोष खड़ा है. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या पता चला कि यहाँ पे जो संतोष है वो कहाँ आया? लास्ट में आया. और यहाँ पे कहाँ था संतोष? स्टार्टिंग में था. सो वी कैन से दैट अ सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द predicate or at the starting of a sentence, but not always. Usually. और तो क्या एक सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, यस. सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्या है देख सकते हैं. और आप लोग इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए. नाउ वी गो थ्रू द टॉपिक प्रेडिकेट. अब हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट के बारे में. अब जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? प्रेडिकेट. So first of all, take a quick revision that what is a sentence? A group of words which makes a complete sentence is called a sentence. कि वो वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए उसको और जिसका कंप्लीट सेंस हो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. फिर हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड किससे होना चाहिए? या तो फुल स्टॉप से होना चाहिए, या मार्क ऑफ इंटरोगेशन से होना चाहिए, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से होना चाहिए. फिर हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. फिर हम लोगों ने क्या देखा? अगेन देन वी कवर्ड दैट एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, दैट इज देयर आर द 4 एलिमेंट्स: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. एंड ऑब्जेक्ट आर आल्सो देयर आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखा. एंड देन वी हैव कवर्ड व्हाट? सब्जेक्ट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. जो हम लोग को ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. इतने सारी बातें हम लोग देख चुके हैं. अब हम लोग देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है. जस्ट नोट इट डाउन. The part of a sentence which says something about the subject. Which says something about the subject. अब सब्जेक्ट क्या था? कि जो सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस किसके बारे में. अब प्रेडिकेट कौन है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहेगा, कुछ भी. व्हाटएवर द सेज अबाउट द सब्जेक्ट इट विल बी द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. जैसे आप कह सकते हो, अगर हम जितने एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा है इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें तो क्या अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि संतोष स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? संतोष स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि संतोष तो या तो आपका सब्जेक्ट हो गया. अब अगर हम पूछे कि संतोष के बारे में क्या कहा गया है कि व्हाट द अदर वर्ड इज सेइंग अबाउट द संतोष, कि बाकी जो पार्ट बच गए हैं वो संतोष के बारे में क्या कह रहे हैं, विल गेट आंसर स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. कि जो संतोष है वो कहाँ खड़ा है? रूम के कॉर्नर में खड़ा है. इसका मतलब जो ये पार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. क्यों? व्हाई? बिकॉज दिस इज द पार्ट दैट इज सेइंग समथिंग अबाउट द संतोष. क्योंकि ये वही पार्ट है जो संतोष के बारे में कुछ कह रहा है. तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. जैसे अगर आप इफ आई से आई एम टीचिंग यू, नेक्स्ट थिंग अगर हम उसी तरह से कहें यू आर watching videos. In the same way, if I write,
आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज। सो व्हाट, अगर हम इस सेंटेंस में देखें व्हाट सबसे पहले क्वेश्चन कि दैट व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किसके बारे में है, तो यहाँ आई, नेक्स्ट वन इज यू, नेक्स्ट वन इज आई। अगर हम सेम चीज को रिप्लेस कर दें किसी नाउन से तो आप कह सकते हो श्याम इज राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। तो यहाँ पे श्याम है कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि श्याम जो है आजकल नॉवेल लिख रहा है, जो भी है। सो दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम पूछे कि आई के बारे में क्या कहा जा रहा है तो आई एम टीचिंग यू, ये पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इन द सेम वे अगर हम यू से पूछे कि यू के बारे में क्या कहा जा रहा है, दैट वाचिंग वीडियोस। इन द सेम वे अगर हम कहें कि आई के साथ क्या कहा जा रहा है तो आई एम राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। इन द सेम वे इफ आई आस्क टू यू दैट व्हाट अबाउट श्याम, व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग अबाउट श्याम, की सेंटेंस जो है वो श्याम के बारे में क्या कह रहा है, इज राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। सो ऑल दीज पार्ट्स विल बी प्रेडिकेट। ये सारे के सारे जो पार्ट्स अंडरलाइन है वो क्या है, प्रेडिकेट है। व्हाई, बिकॉज ऑल दीज पार्ट्स आर सेइंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के सो फ्रॉम हेयर टू हेयर इज व्हाट, predicate, predicate, predicate and predicate. The most important thing is to be noted that a verb always be a part of a predicate. जो verb होता है वो हमेशा predicate का ही part होता है. It will not be a part of a subject. जो verb होता है वो कभी भी subject का part नहीं होगा, वो जब भी होगा तो predicate का part होगा. So this is the main most important thing, that verb always be in the part of the predicate. कि जो वर्ब है वो हमेशा और हमेशा किसके साथ आएगा, प्रेडिकेट के साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। सो जस्ट नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल वे से कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट। इसका जवाब भी बहुत सिंपल है कि दैट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which gives the answer of question what and who performs the action will be the subject of a sentence। कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच गिव्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट एंड हु परफॉर्म्स द एक्शन विल बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इस सेंटेंस का जो पार्ट हम लोग को ये जवाब देगा कौन से दो क्वेश्चन का, व्हाट और हु। जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा हम लोग उससे दो क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन, या तो व्हाट लगा करके और हु लगा करके। अब सवाल है कि आप व्हाट कहाँ लगाओगे और हु कहाँ लगाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर यू यूज द व्हाट एंड वेयर यू यूज द हु। व्हाट फॉर नॉन लिविंग एंड हु फॉर लिविंग। अगर सेंटेंस में आपको लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं तो आप हु लगा के क्वेश्चन पूछना, और अगर नॉन लिविंग थिंग दिख रहे हैं तो आप व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछोगे। इन दोनों का इन दोनों में से किसी एक का जवाब अगर आपको मिल जाता है, इफ यू गेट द आंसर ऑफ एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस विल बी अ सब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस का वो पार्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे वेरी सिंपल क्वेश्चन, राम
goes to market. सचिन है. विराट कोहली plays cricket very well. Now ask the question. Ram goes to market. Ask a question with the verb. अब verb को साथ लेकर के एक क्वेश्चन पूछो. What goes to market? क्या बाजार जाता है? आपको जवाब नहीं मिलेगा. But if you ask the question, who goes to market? Use the word who. Who goes to market? You will get the answer Ram. कि बाजार कौन जाता है? आपको जवाब क्या मिला? राम. विराट कोहली प्लेज क्रिकेट वेरी वेल. कि विराट कोहली जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है. पूछो व्हाट प्लेज क्रिकेट वेरी वेल. यू विल गेट नो आंसर. अगर आप इससे पूछो कि क्या क्रिकेट अच्छा खेलता है, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा. बट इफ यू आस्क हु प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, कि कौन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, यू विल गेट आंसर एंड द आंसर विल बी व्हाट? विराट कोहली. तो जो भी सेंटेंस का पार्ट व्हाट और हु दोनों में से किसी एक का जवाब दे दे, वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. एंड इफ वी फाउंड एनी पार्ट एनी ऑफ द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और अगर हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से दोनों में से कोई भी एक पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच जाता है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को तो आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट हमें पता चल गया. अब जो पार्ट बच गए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. जो आप देख सकते हो हमने क्या किया है, जो ब्रैकेट में है, सॉरी नॉट इन द ब्रैकेट, जो रेक्टेंगुलर पार्ट में है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो अंडरलाइन है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है. और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप द वर्ब विद द प्रेडिकेट, कि आपको जो है वर्ब को हमेशा हमेशा किसके साथ रखना है? प्रेडिकेट के साथ रखना है. सो प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ अब जो हम लोग जिस टॉपिक को देखने वाले हैं, जिस पॉइंट को देखने वाले हैं, वो थर्ड वन है, और उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट. अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट डाउन द डेफिनेशन. द नाउन और pronoun to whom or to which something is done is called an object. कि ऑब्जेक्ट क्या है? कि जो नाउन और प्रोनाउन के साथ कुछ किया जाता है. The noun or pronoun to whom or to which something is done is called an object. कि वो नाउन और प्रोनाउन जिसके साथ कुछ किया जाता है, something is done, जिसके साथ कुछ किया जाता है, जो करता नहीं है, किया जाता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं. क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं. So the noun or pronoun to whom or to which something is done is called an object. कि वो नाउन और प्रोनाउन जिसके साथ कुछ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे इफ आई से आई किल्ड अ टाइगर, अगर हम लोग इस एग्जांपल को लेके चले आई किल्ड अ टाइगर, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे हु किल्ड अ टाइगर, तो जवाब मिलेगा आई. तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो मेरा पार्ट बच जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा. अब इस प्रेडिकेट में आगे देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि इस प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट है या नहीं. हमें क्या देखना है? व्हाट वी हैव टू सी दैट नाउन और प्रोनाउन टू whom और टू which. सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन ढूंढेंगे. इसमें कौन है? तो टाइगर. चलो है नाउन और प्रोनाउन. क्या इसके साथ कुछ किया जाता है? यस, किल्ड, इसको मारा गया है. तो हमने क्या देखा कि द नाउन और प्रोनाउन टू whom और टू which समथिंग इज डन, कि इसके साथ क्या किया गया? इसको मार दिया गया. तो यहाँ पे जो किसको मारा गया? टाइगर को. तो टाइगर मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्शन को रिसीव किसने किया है? टाइगर को. बेचारा मरा कौन है? टाइगर. ब्लड किसका निकला? टाइगर का. तो ऑब्जेक्ट भी कौन होगा? टाइगर. इसी तरह से और अगर हम लोग कुछ लेके चले, आई बॉट अ पेंसिल, आई बॉट अ पेंसिल, तो खरीदा किसको गया? अब पेंसिल को खरीदा गया. तो मेरा जो पेंसिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि खरीदने का काम किसको किया गया है? पेंसिल को किया गया है. तो वही, सो दैट इज सेइंग द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू whom or to which something is done,
कि किसी को कुछ किया जाता है तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, ये नाउन ऑब्वियसली है, ये क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो प्लीज नोट इट डाउन ऑल्सो. नाउ अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, और वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद वर्ब से दो क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब के साथ दो क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट और whom. व्हाट और whom, क्या पूछना है, व्हाट और whom. जो भी उसका जवाब मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. What we have to do, we have to ask a question with the verb using the word what and whom, and whatever the answer we will get will be the object of the sentence. Just like if we ask a question using verb and what और whom, हम लोग को क्या करना है कि if we ask a question using verb and what or whom, the answer will be the object of the सेंटेंस. कि अगर हम लोग क्या लगा के क्वेश्चन पूछना है, वर्ब के साथ यूजिंग, इफ वी आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग वर्ब एंड व्हाट और whom, कि वर्ब का इस्तेमाल करना है और व्हाट और whom से लगा के क्वेश्चन पूछना है, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. इसको हम लोग देखते हैं. सामू इज selling apples. Now ask the question. Samu is selling what? Samu is selling what? Sorry. Selling, S-E-L-L-I-N-G, selling. Samu is selling what? So क्या लिखा हुआ है, Samu is selling apples. तो अगर हम पूछे Samu is selling what, तो हमको जवाब, हम लोग को जवाब क्या मिलेगा कि दैट एप्पल्स. तो यहाँ पे जो एप्पल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इन द सेम वे अगर हम बोले आई हैव बॉट सम मैंगोज, और अगर हम क्वेश्चन पूछे आई हैव बॉट व्हाट, कि हमने क्या खरीदा है, द आंसर वी गेट इज व्हाट, सम मैंगोज. तो यहाँ पे जो सम मैंगोज है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. In the same way, Syam has stolen the pen. या आप द पेन के बजाय माई पेन कर दो तो वो ज्यादा अच्छा होगा. Syam has stolen my pen. Syam has stolen my pen. इससे पूछो Syam has stolen what, द आंसर मिले तो जो आंसर क्या मिलेगा, my pen. ठीक उसी तरह से अगर हम इससे पूछे Syam has beaten you. Now you cannot ask the question with using the word what. अब आप यहाँ पे जो है what लगा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो वर्ड आया है वो क्या है, एक लिविंग वर्ड है यू, जो कि एक प्रोनाउन है और ये लिविंग पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है. तो हम लोग यहाँ पे what नहीं लगा सकते. लगा के देखते हैं क्या होता है. What has beaten you? Sorry, Syam has beaten what? श्याम ने क्या पीटा है. अगर यहाँ पे ट्रंक रहता, ड्रम रहता, या फिर आप कह सकते हो पियानो रहता, बेंच टेबल रहता, तब काम चल जाता. आस्क द क्वेश्चन श्याम हैज बीटन व्हाट, यू विल गेट नो आंसर. अगर आप इससे पूछो श्याम हैज बीटन व्हाट, आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा. बट इफ यू आस्क द क्वेश्चन श्याम हैज बीटन हूम, यू विल गेट द आंसर.
अगर हम इससे पूछे कि श्याम हैज बीटेन यू, श्याम ने किसको पीटा है, तो आपका जवाब मिल जाएगा किसको, यू, दैट इज यू, तुमको। तो यहाँ पे जो यू है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन सा है ऑब्जेक्ट, माई पेन। यहाँ पे कौन है, सम मैंगोज। और यहाँ पे कौन है, सेलिंग, सॉरी, ओनली एप्पल्स, ऑब्जेक्ट। सो व्हाट वी हैव लर्न, सैम हैज बीटन यू, यहाँ पे जो बीटन यू था, यू क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू कैन आस्क द क्वेश्चन सैम हैज बीटन व्हाट, आपको जवाब ही नहीं मिलेगा, बट इफ यू आस्क द क्वेश्चन सैम हैज बीटन हूम, यू विल गेट आंसर, दैट इज व्हाट, यू, एंड you will be the object of this sentence, and the rest of the videos will be in the next part of the sentence. So please note it down and remember it.